गुरुवार को बाजार ने लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद जोरदार वापसी की, जहां बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। हर सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार का माहौल फिर से पॉजिटिव नजर आया और निवेशकों का भरोसा लौटा। सेंसेक्स करीब 398 अंकों की तेजी के साथ 82,307 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 132 अंक चढ़कर 22,290 के स्तर पर पहुंच गया। खास बात यह रही कि निफ्टी एक बार फिर 22,250 के ऊपर टिक पाया और करीब 40 शेयरों में मजबूती देखने को मिली। बड़े शेयरों के साथ साथ मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी भागीदारी रही। निफ्टी बैंक करीब 400 अंक चढ़कर 59,200 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 768 अंकों की तेज उछाल के साथ यह 58,191 तक पहुंच गया। सेंसेक्स के शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टाटा स्टील और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टाइटन कंपनी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज दबाव में रहे। निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में रही, जो मजबूत Q3 नतीजों के बाद 5% से ज्यादा चढ़ा। वारी एनर्जीज में करीब 10% की उछाल आई, जहां कंपनी के ईबीडीए को लेकर मैनेजमेंट की पॉजिटिव गाइडेंस ने निवेशकों को उत्साहित किया। बजाज कंज्यूमर में 20% का अपर सर्किट लगा, जबकि रैलिस इंडिया के शेयर Q3 नतीजे मजबूत रहने के बाद करीब 17% उछल गए। गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो एटर्नल सबसे बड़ा निफ्टी लूजर रहा, जहां सीईओ के इस्तीफे की खबर के बाद शेयर अपने ऊपरी स्तर से करीब 10% टूट गया। इससे निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ती नजर आई। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर करीब 4% गिरे, क्योंकि सिल्वर की कीमतों में कमजोरी आई और उससे जुड़े ईटीएफ में बिकवाली देखने को मिली। वहीं कल्याण ज्वेलर्स में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और शेयर लगातार 10वें दिन टूटकर करीब 6% नीचे बंद हुआ। मिड कैप सेगमेंट में बैंक ऑफ इंडिया Q3 नतीजों के बाद करीब 6% चढ़कर टॉप गेनर रहा। इंडियन बैंक में भी 6% से ज्यादा की तेजी रही, जहां बेहतर स्लिपेजेस और डबल डिजिट बिजनेस ग्रोथ ने बाजार को पॉजिटिव संकेत दिया। सबसे बड़ा ट्रिगर डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया गया बयान रहा, जहां उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और यूएस इंडिया ट्रेड डील के संकेत दिए। ट्रंप के बयान के बाद बाजार ने तुरंत रिएक्ट किया और ये माना गया कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, जो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। दूसरा अहम फैक्टर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के रुख में बदलाव रहा। पहले जहां आक्रामक बयानबाजी देखने को मिली थी, वहीं अब उन्होंने साफ किया कि फिलहाल किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। यूरोप की कड़ी प्रतिक्रिया और यूएस यूरोप ट्रेड डील के फ्रीज होने के बाद ट्रंप को अपने सुर नरम करने पड़े, जिसका पॉजिटिव असर ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिला। यूएस मार्केट ने भी इस बदलाव पर जोरदार रिएक्शन दिया, जहां डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों ने 1% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग दी और फ्यूचर्स भी मजबूत बने रहे। जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने का असर गोल्ड और सिल्वर पर भी दिखा। सेफ हेवन से पैसा निकलने के कारण गोल्ड ईटीएफ में करीब 7 से 8% और सिल्वर ईटीएफ में 15 से 16% तक की तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि गोल्ड और सिल्वर में आई गिरावट को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और आगे फिर से बाउंस बैक की संभावना बनी रह सकती है। कुल मिलाकर आज की तेजी से ये साफ संकेत मिला कि बाजार में खरीदारी की भूख अभी बनी हुई है। खासकर मिड कैप और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ने दिखाया कि निवेशक अब चुनिंदा अच्छे नतीजों और मजबूत संकेतों वाले शेयरों पर फोकस कर रहे हैं। अडानी टोटल गैस ने Q3 में थोड़ा कमजोर लेकिन स्टेबल प्रदर्शन दिखाया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 158.6 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही से करीब 3.3% कम है। हालांकि ऑपरेशनल लेवल पर स्थिरता बनी रही। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव रही और Q3 में 4% बढ़कर 1,639 करोड़ रुपए पहुंच गई। ईबीडीए भी 3.6% बढ़कर 305 करोड़ रुपए रहा, जिससे ये साफ है कि बिजनेस की कोर परफॉर्मेंस स्थिर बनी हुई है। मार्जिन 20.3% पर लगभग फ्लैट रहे, लेकिन नए लेबर कोड्स की वजह से कंपनी को करीब 7.2 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल खर्च उठाना पड़ा, जिसका असर इस तिमाही के मुनाफे पर दिखा। ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल ने Q3 में जबरदस्त कमबैक किया है। कंपनी ने 69 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे 27.2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कंपनी की रेवेन्यू 27.5% बढ़कर 748.6 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो मजबूत सेल्स और कस्टमर डिमांड को दिखाती है। ईबीडीए में भारी उछाल आया और ये 166.7 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 50.2 करोड़ रुपए था। ईबीडीए मार्जिन 8.5% से बढ़कर 22.3% हो गया, जो बेहतर कॉस्ट कंट्रोल का संकेत है।
होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया ने Q3 में मजबूत ग्रोथ दिखाते हुए नेट प्रॉफिट 44% बढ़ाकर 140.2 करोड़ रुपए कर लिया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 97.7 करोड़ रुपए था। ये प्रदर्शन बताता है कि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी और लोन रिकवरी दोनों सही ट्रैक पर हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 44% की सालाना बढ़त रही और ये 234.8 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि कुल इनकम 484 करोड़ रुपए रही। बेहतर मार्जिन और बढ़ती लोन बुक की वजह से ROA 4% और ROE 13.7% तक पहुंच गया। कंपनी का AUM सालाना आधार पर करीब 25% बढ़कर 14,925 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें 83% हिस्सा हाउसिंग लोन का है। तिमाही के दौरान 1328 करोड़ रुपए के डिस्बर्समेंट हुए, जो लगातार ग्रोथ को दिखाता है। साइंट लिमिटेड का Q3 थोड़ा मिक्स रहा, जहां नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 28% गिरकर 91.8 करोड़ रुपए रहा। मैनेजमेंट के मुताबिक ये गिरावट मुख्य रूप से क्लाइंट साइड डिले और साल के अंत की छुट्टियों के कारण हुई। रेवेन्यू 3.8% बढ़कर 1,848.5 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि ईबिट में 13.6% की बढ़त दर्ज हुई। इससे साफ है कि भले ही टॉप लाइन पर दबाव रहा, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर कंट्रोल बेहतर हुआ है। ईबिट मार्जिन 9% तक सुधरा, जो पिछली तिमाही में 8.2% था। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स और बेहतर प्रोजेक्ट मिक्स की वजह से आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन और मजबूत होने की उम्मीद है। साइंट लिमिटेड AI और फ्यूचर स्किल्स पर फोकस बढ़ा रही है और नॉर्थ ईस्ट में AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर रही है। ये कदम कंपनी को लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी और टैलेंट दोनों मोर्चों पर फायदा दे सकता है। बंधन बैंक का Q3 सालाना आधार पर कमजोर रहा, जहां नेट प्रॉफिट 51.6% घटकर 205.6 करोड़ रुपए रह गया। ये आंकड़ा बाजार की उम्मीदों से थोड़ा कम रहा और पिछले साल के हाई बेस का असर साफ दिखा। नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 4.5% घटा, लेकिन तिमाही आधार पर 3.8% की रिकवरी दर्ज की गई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 5.9% पर रहा, जो पिछली तिमाही से थोड़ा बेहतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तिमाही आधार पर 10% बढ़कर 1,445 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि प्रोविजंस 1,155 करोड़ रुपए पर स्थिर रहे। इससे संकेत मिलता है कि बैंक का कोर ऑपरेशन धीरे धीरे सुधर रहा है। बैंक का कुल बिजनेस 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है और Q2 की तुलना में प्रॉफिट 84% बढ़ा है। ये दिखाता है कि बैंक ग्रोथ और स्थिरता की ओर। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का Q3 में 1.7% घटकर 552.2 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रेवेन्यू में 15.2% की मजबूत सालाना ग्रोथ दर्ज हुई। बेहतर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ने टॉप लाइन को सपोर्ट किया। EBITDA 10% बढ़कर 2,336 करोड़ रुपए पहुंचा। हालांकि EBITDA मार्जिन 36.5% से घटकर 34.7% रह गया। इसके बावजूद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को स्थिर और मजबूत माना जा रहा है। स्मार्ट मीटर बिजनेस कंपनी का बड़ा ग्रोथ इंजन बन रहा है और 2026 के अंत तक 1 करोड़ से ज्यादा मीटर इंस्टॉलेशन का टारगेट रखा गया है। मौजूदा रफ्तार इस लक्ष्य से आगे निकलने का संकेत देती है। नए लेबर कोड्स लागू होने के चलते 92.95 करोड़ रुपए का एक बार का खर्च आया, जिसने इस तिमाही के मुनाफे पर असर डाला। कंपनी के मुताबिक ये वन टाइम इम्पैक्ट है और आगे इसका असर सीमित रहेगा। इंटरग्लोब एविएशन का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 77.5% गिरकर 550 करोड़ रुपए रह गया। इसकी मुख्य वजह एक्सेप्शनल खर्च, लेबर लॉ से जुड़े प्रावधान और ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन रहे। एक्सेप्शनल आइटम और फॉरेक्स असर हटाने पर कंपनी का प्रॉफिट 3,131 करोड़ रुपए रहा, जो ये दिखाता है कि इंडिगो का कोर एविएशन बिजनेस अब भी मजबूत है। रेवेन्यू 6.2% बढ़कर 23,471 करोड़ रुपए पहुंचा, लेकिन यील्ड और लोड फैक्टर में गिरावट आई। यात्रियों की संख्या बढ़ी, लेकिन प्रति सीट कम कमाई हुई। कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत है, जहां कुल कैश 51,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतनी मजबूत कैश पोजीशन इंडिगो को भविष्य के विस्तार और चुनौतियों दोनों में सपोर्ट देगी। वी-मार्ट रिटेल ने Q3 में जबरदस्त टर्न अराउंड दिखाया और 87.99 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी घाटे में थी। ये सुधार बेहतर सेल्स और ऑपरेशनल कंट्रोल का नतीजा है। रेवेन्यू 1,126 करोड़ रुपए रही, जो सालाना आधार पर बढ़त दिखाती है। फेस्टिव सीजन और स्टोर लेवल पर बेहतर परफॉर्मेंस ने ग्रोथ को सपोर्ट किया। EBITDA 209.5 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछली तिमाही से कई गुना बेहतर है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी की लागत संरचना और मार्जिन दोनों में सुधार हुआ है। लेबर कोड से जुड़े खर्च और बिहार में 10 लाख रुपए की पेनल्टी जैसे कुछ नेगेटिव फैक्टर जरूर हैं, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि ये शॉर्ट टर्म असर हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर असर नहीं डालेंगे।
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने Q3 में रेवेन्यू के मोर्चे पर अच्छी रिकवरी दिखाई, जहां कमाई 15.28% बढ़कर 2,280 करोड़ रुपए पहुंच गई। ये ग्रोथ कंटेंट लाइब्रेरी के बेहतर मोनेटाइजेशन और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में सुधार की वजह से आई। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5.1% घटकर 155.3 करोड़ रुपए रहा, जो बताता है कि कंपनी की टॉप लाइन मजबूत होने के बावजूद नीचे की लाइन पर अभी दबाव बना हुआ है। बढ़ते खर्च और ऑपरेशनल चुनौतियों का असर मुनाफे पर साफ दिखा। EBITDA में 19% की गिरावट आई और ये 259.3 करोड़ रुपए पर आ गया, जिससे मार्जिन घटकर 11.4% रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में मार्जिन 16.2% था, यानी प्रॉफिटेबिलिटी में साफ कमजोरी देखने को मिली। नतीजों के बाद शेयर 4% से ज्यादा चढ़े। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Q3 में दमदार प्रदर्शन किया और नेट प्रॉफिट 71% बढ़कर 186 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस ग्रोथ में कोर बैंकिंग के साथ साथ अन्य आय का भी अहम योगदान रहा। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 12.8% बढ़कर 1001 करोड़ रुपए रही। एसेट क्वालिटी में तिमाही आधार पर और सुधार देखने को मिला, जहां ग्रॉस NPA 2.45% से घटकर 2.38% और नेट NPA 0.75% से घटकर 0.57% पर आ गया। इससे रिस्क कंट्रोल और कलेक्शन एफिशिएंसी का संकेत मिलता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8.2% रही, हालांकि ये पिछले साल से थोड़ी कम है। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चलकर मार्जिन 6 से 7% के स्थिर स्तर पर आ जाएंगे और क्रेडिट कॉस्ट 1% से 1.5% के दायरे में रहने की उम्मीद है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ने Q3 में 20% सालाना ग्रोथ के साथ 269 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में स्थिर बढ़त से कंपनी के बिजनेस मॉडल की मजबूती दिखती है। कंपनी का कुल AUM 20% बढ़कर 4.18 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इक्विटी म्यूचुअल फंड QAUM 1.99 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पैसिव QAUM 28% बढ़कर 38,700 करोड़ रुपए हो गया। PMS और AIF बिजनेस में भी तेज उछाल देखने को मिला। SIP और रिटेल निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जहां मंथली SIP 1080 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ILF फाइनेंस के शेयरों में तेज गिरावट आई क्योंकि कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्पेशल ऑडिट को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी ने साफ किया है कि ये प्रक्रिया से जुड़ा मामला है और फिलहाल किसी वित्तीय असर का आकलन नहीं किया गया है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 484 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 41 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू भी 40% बढ़कर 3,427.5 करोड़ रुपए पहुंच गया। गोल्ड लोन बिजनेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां सालाना आधार पर 189% और तिमाही आधार पर 26% की ग्रोथ दर्ज हुई। एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखा, जहां ग्रॉस NPA घटकर 1.6% और नेट NPA 0.8% पर आ गया। इससे ये संकेत मिलता है कि तेज ग्रोथ के बावजूद लोन बुक की गुणवत्ता नियंत्रण में है। रैडिको खैतान ने Q3 में मजबूत नतीजे दिए, जहां रेवेन्यू 19.5% बढ़कर 1,546 करोड़ रुपए पहुंच गया। प्रीमियम और प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट की अच्छी डिमांड ने ग्रोथ को सपोर्ट किया। EBITDA 45% बढ़कर 267.18 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 17.3% तक पहुंच गया। कच्चे माल की कीमतों से मिले सपोर्ट और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का इसमें बड़ा योगदान रहा। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 62% बढ़कर 154.9 करोड़ रुपए पहुंचा, जिससे कंपनी की कुल तिमाही परफॉर्मेंस काफी मजबूत मानी जा रही है। मैनेजमेंट को भरोसा है कि वित्त वर्ष 2026 में प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट में 20% से ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है और मार्जिन में हर साल 125 बेसिस पॉइंट्स तक सुधार का लक्ष्य है। APL अपोलो ट्यूब्स ने Q3 में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां कंपनी ने रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम, EBITDA और नेट प्रॉफिट दर्ज किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन डिमांड की मजबूती को दिखाता है। नेट प्रॉफिट 43% बढ़कर 310 करोड़ रुपए और EBITDA 36% बढ़कर 472 करोड़ रुपए रहा, जिससे EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 8% पर पहुंच गया। बिक्री वॉल्यूम सालाना आधार पर 11% और तिमाही आधार पर 7% बढ़ी, जो ये दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ के साथ साथ मार्केट शेयर भी बढ़ा रही है। बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है, जहां नेट कैश 560 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी वित्त वर्ष 2030 तक 10 मिलियन टन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। TTK हेल्थ केयर का Q3 कमजोर रहा, जहां नेट प्रॉफिट 34% गिरकर 10.5 करोड़ रुपए रह गया। कमजोर मांग और सीमित प्राइसिंग पावर का असर मुनाफे पर दिखा। रेवेन्यू में सिर्फ 2.2% की बढ़त दर्ज हुई, जो ये बताती है कि टॉप लाइन ग्रोथ फिलहाल दबाव में बनी हुई है। EBITDA 6% घटकर 7.2 करोड़ रुपए रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 3.5% पर आ गया। इससे कंपनी की कुल प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर नजर आई। नतीजों के बाद शेयरों में गिरावट आई, क्योंकि बाजार को इस तिमाही से बेहतर ग्रोथ और मार्जिन की उम्मीद थी।
एक्जिगो की पेरेंट कंपनी ने Q3 में मजबूत ग्रोथ दर्ज की, जहां नेट प्रॉफिट 56% बढ़कर 24.2 करोड़ रुपए पहुंच गया। बढ़ती ट्रैवल डिमांड का सीधा फायदा कंपनी को मिला। रेवेन्यू 31.4% बढ़कर 317.5 करोड़ रुपए रहा, जिसमें फ्लाइट, ट्रेन और बस तीनों सेगमेंट्स का योगदान रहा। इससे बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन साफ नजर आता है। एबिटा 23.8% बढ़कर 26.4 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कुछ वन टाइम खर्चों की वजह से मार्जिन थोड़ा घटकर 8.31% रह गया। ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू 21% बढ़कर 4,902.9 करोड़ रुपए पहुंच गया। एम्फेसिस का Q3 मिला जुला रहा, जहां नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 5.7% घटकर 442 करोड़ रुपए रहा और ये बाजार के अनुमान से कम रहा। बढ़े हुए खर्च और कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स का असर दिखा। रेवेन्यू 2.6% बढ़कर 4,002 करोड़ रुपए पहुंचा, जो बताता है कि डील विंस और क्लाइंट डिमांड अब भी बनी हुई है। ईबिट 2.1% बढ़कर 608.7 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 15.2% पर लगभग स्थिर रहा। इससे कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी नजर आती है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर डील कन्वर्जन और वर्टिकल वाइज ग्रोथ से परफॉर्मेंस में और सुधार देखने को मिलेगा। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने Q3 में मजबूत नतीजे दिखाए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 162.9 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 37% ज्यादा है। इससे साफ है कि मुनाफे में अच्छी ग्रोथ बनी हुई है। इस तिमाही में कंपनी का प्रीमियम कलेक्शन भी बेहतर रहा। ग्रॉस रिटिंग प्रीमियम 8.7% बढ़कर 2,909 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम में 20.9% की तेज बढ़त देखने को मिली, जो बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती भी मजबूत बनी हुई है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 22,509 करोड़ रुपए हो गया है और सॉल्वेंसी रेशियो 2.30x रहा, जो रेगुलेटरी जरूरत से काफी ऊपर है और भविष्य की स्थिरता को दर्शाता है। ONGC लिमिटेड ने अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जापान की मित्सुई OSK लिमिटेड के साथ बने 2 जॉइंट वेंचर्स में इक्विटी निवेश पूरा कर लिया है, जिससे कंपनी की ईथेन ट्रांसपोर्ट क्षमता बढ़ेगी। ONGC ने भारत ईथेन 1 IFSC प्राइवेट लिमिटेड और भारत ईथेन 2 IFSC प्राइवेट लिमिटेड में कुल 40 करोड़ रुपए का निवेश किया है और दोनों में 50% हिस्सेदारी हासिल की है, जिससे ये बराबर की जॉइंट वेंचर पार्टनर बन गई है। ये दोनों जॉइंट वेंचर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में रजिस्टर्ड है और भविष्य में अमेरिका से भारत तक ईथेन लाने के लिए बड़े जहाजों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड की कच्चे माल की जरूरत पूरी होगी। अशोका बिल्डकॉन को दमन में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। कंपनी को 307.91 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत एक सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट मॉडल पर आधारित है और इसे 30 महीनों में पूरा किया जाना है। अशोका बिल्डकॉन के शेयरों में भी पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। BSE पर शेयर 145.20 रुपए पर बंद हुआ, जिसमें करीब 2.43% की तेजी रही, जो इस नए ऑर्डर के बाद निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। NTPC ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौता किया है, जिससे राज्य में क्लीन एनर्जी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये MOU वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान साइन हुआ है। इसका मकसद आने वाले समय में सोलर, रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाना है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मजबूत रही है। सितंबर 2025 तिमाही में NTPC ग्रीन एनर्जी का मुनाफा सालाना आधार पर 131% से ज्यादा बढ़ा है, जो इसकी ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में सप्लाई पर्याप्त होने के कारण कच्चे तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, भले ही दुनिया में कई जगह जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा हो। उन्होंने बताया कि इन हालातों के बावजूद क्रूड ऑयल करीब $60 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जिससे ये साफ है कि सप्लाई साइड फिलहाल मजबूत है। रिफाइनिंग मार्जिन भी फिलहाल सपोर्ट दे रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के मार्जिन ठीक स्तर पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने मुनाफे को संतुलित तरीके से मैनेज कर पा रही है।